हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज हम लेके टॉपिक आए हैं अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस और हम इसमें कॉलेजियम सिस्टम के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू ही होता है और ये काफ़ी चर्चा में रहा है साल भर और संभवतः बीपीएससी 71वीं के पीटी में इस पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आइए हम लोग देख लेते हैं क्या है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस कॉलेजियम सिस्टम। उससे पहले हम ये समझते हैं कि क्यों ये सुर्खियों में रहा है, क्यों ये करंट में इस पर न्यूज रहा है। तो इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हमारे देश में जो नए मुख्य न्यायाधीश चुने गए हैं वो 52वें नए मुख्य न्यायाधीश चुने गए हैं। बी आर गवई, जिसका फुल फॉर्म है भूषण राम कृष्णन, 23 नवंबर को नए मुख्य न्यायाधीश के द्वारा शपथ ली गई है। दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक्स जान लेते हैं। जो हमारे नए मुख्य न्यायाधीश हैं ये बेसिकली महाराष्ट्र के नासिक के रहने वाले हैं और इससे पहले सर्वोच्च न्यायालय से पहले उनके द्वारा बम्बई हाई कोर्ट में वो जज थे। ये पहले ऐसे जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं जो कि बौद्ध धर्म के मानने वाले हैं और ये मूलतः एससी समुदाय से आते हैं और ये भारत का दूसरा एससी समुदाय का जज है जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना है। इससे पूर्व केजी बालाकृष्णन थे जो कि 2007 से 2010 तक भारत के मुख्य न्यायाधीश थे और वो भी एससी समुदाय से थे। तो ये कुछ बेसिक्स है। इनके बारे में एक और तथ्य जो पूछा जा सकता है वो ये कि पहला ऐसे ये न्यायाधीश हैं जिनके द्वारा हिंदी में ओथ लिया गया है, शपथ लिया गया है। आपको मालूम ही होगा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश को देश के राष्ट्रपति के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। अब हम देख लेते हैं कि हमारे देश में जजों की नियुक्ति का क्या प्रोविजंस है। हमारे संविधान में जजों की नियुक्ति का क्या प्रोविजंस किया गया है। दोस्तों, हमारे संविधान के आर्टिकल 124 और 217 में क्रमशः सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। इसमें प्रावधान यह है कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है और नियुक्ति से पहले इसमें यह प्रोविजन रखा गया है कि यदि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है तो उसमें जो दूसरे वरिष्ठ न्यायाधीश हैं सर्वोच्च न्यायालय के और हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनसे राष्ट्रपति के द्वारा परामर्श किया जाता है। और साथ ही साथ अगर दूसरे मतलब कि मुख्य न्यायाधीश से अलग दूसरे न्यायाधीश की अगर नियुक्ति करनी हो तो उसके लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से परामर्श लेना पड़ता है। ये प्रोविजन है हमारे संविधान में। अब हाई कोर्ट की बात करें, साथ ही साथ हम लोग हाई कोर्ट का भी देख लेते हैं क्योंकि जब आप हाई कोर्ट का पढ़ेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के प्रोविजन से थोड़ा सा टकराव होगा और थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होगा, इसलिए साथ ही साथ दोनों का भी प्रोविजंस देख लेना चाहिए। हाई कोर्ट में क्या प्रोविजंस है कि वहां पर भी नियुक्ति महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा ही जजेस की जाती है, लेकिन जब चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की नियुक्ति करती है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है तो उसमें उनके द्वारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ साथ उस राज्य के राज्यपाल से भी परामर्श लिया जाता है। लेकिन अगर हाई कोर्ट के अदर जजेस का अगर नियुक्ति करने की बात होती है तो उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और गवर्नर के साथ साथ उस हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं उनका भी परामर्श लिया जाता है। दोस्तों, ये परामर्श वर्ड इतना विवाद का जड़ बन गया कि कई बार न्यायपालिका में और कार्यपालिका में यानी कि राष्ट्रपति में और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट में एक टकराव की स्थिति हो गई। कई बार ऐसा हुआ कि परामर्श के बावजूद भी किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर दी गई या फिर परामर्श विपरीत दिया गया किसी न्यायाधीश के विरुद्ध, फिर भी उसकी नियुक्ति कर दी गई। तो इस परामर्श वर्ड के कारण जो न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया है उसमें थोड़ा सा विवाद देश के आजादी के बाद से ही प्रारंभ हो गया था। अब इसमें विवाद के मामले में विवाद की वजह ये थी कि सबसे पहला प्रश्न ये उभर करके आया कि क्या ये परामर्श जो चीफ जस्टिस से किया जाता है वो कंपलसरी है या एडवाइजरी है।
कि मतलब कि बाध्यकारी है या फिर केवल परामर्शी है। तो सबसे पहले ये केस आया सुप्रीम कोर्ट में, प्रथम न्यायिक मामला 1982 में, जिसमें कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा भी थोड़ा सा बैकफुट लिया गया और कहा गया कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट का जो परामर्श है राष्ट्रपति को वो एक तरह से एडवाइजरी ही है, वो बाध्यकारी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। लेकिन बाद में जब सेकेंड जजेस का मामला आया, द्वितीय न्यायिक मामला जिसको कहते हैं 1993 में, उसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह फैसला दिया गया कि जजों की नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श को मानना बाध्यकारी है और मानना ही पड़ेगा, इस तरह का फैसला दिया गया। फिर इसी तरह का फैसला 1998 में थर्ड जजेज केस में, जिसको कि तृतीय न्यायिक मामला कहा जाता है, न्यायाधीश मामला कहा जाता है, उसमें इस जो कंपलसरी वर्ड था इस पर और एम्फेसिस किया गया और इसको और एस्टेब्लिश किया गया कि अब कंपलसरी है पूरी तरह से राष्ट्रपति को मानना सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का परामर्श। अब इसी प्रथम द्वितीय और तृतीय न्यायाधीश मामले, जिसको कि सेकेंड जजेज केस और थर्ड जजेज केस कहते हैं, उसी से कॉलेजियम सिस्टम निकल करके आया। 1993 में ये कॉलेजियम सिस्टम आया। ये कॉलेजियम सिस्टम जिस केस से उभर करके आया उस केस का नाम है सेकेंड जजेज केस, जिसको कि द्वितीय न्यायाधीश मामला भी कहते हैं। उस केस का पूरा नाम है सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1993। इस केस में जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फैसला दिया गया वो ये दिया गया कि अगर सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है तो उसमें हर हाल में वरिष्ठता का ही पालन किया जाएगा। मतलब कि जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे उनकी ही नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में रहेगी। आपको मैं बताना चाहूंगा कि इससे पूर्व 1973 और 1977 में जो उस समय की तत्कालीन सरकार थी उनके द्वारा वरिष्ठता का उल्लंघन करते हुए A.N. राय और M.U. बेग को मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया था, जबकि उससे वरिष्ठ अन्य न्यायाधीश उस वक्त कार्यरत थे। तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में एक तरह से ये एक शर्त लगा दिया गया कि वरिष्ठतम न्यायाधीश को ही मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय का नियुक्त किया जा सकता है। रही बात अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में, तो पहले मैंने बता ही दिया कि सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनके द्वारा कहा गया कि यह परामर्श पूरी तरह से बाध्यकारी है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी यह परामर्श अपने आप से नहीं देंगे। वह परामर्श तभी देंगे जब उसको दो अन्य जो वरिष्ठ न्यायाधीश हैं उनका भी समर्थन प्राप्त हो। वो बिना दो अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशों के समर्थन के वो भी परामर्श नहीं देंगे। मतलब दो वरिष्ठ सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का परामर्श प्राप्त करके ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के का परामर्श राष्ट्रपति महोदय को देंगे। इसी बात को और बढ़ाते हुए आगे 1998 में थर्ड जजेस केस में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा यह फैसला दिया गया कि अब दो नहीं बल्कि 4 वरिष्ठ न्यायाधीशों के परामर्श के बाद ही किसी के नाम की अनुशंसा चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के लिए राष्ट्रपति से की जाएगी। और इसमें एक शर्त यह भी लगा दिया कि यदि उस 4 वरिष्ठ न्यायाधीशों में से 2 वरिष्ठ न्यायाधीश भी अगर किसी नाम के अगेंस्ट में है तो उसका नाम सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए की नियुक्ति के लिए उनका सिफारिश नहीं भेजा जाएगा। तो एक तरह से सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा एक चेक एंड बैलेंस लगा दिया गया कि किस तरह से सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति हो और मुख्य न्यायाधीश की भी नियुक्ति हो। अब साथ ही साथ हम लोग देख लेते हैं कि हाईकोर्ट में क्या व्यवस्था की गई इस सेकेंड जजेस और थर्ड जजेस केस में। साथ ही साथ हम लोगों को देख लेना चाहिए, क्योंकि कई बार हम लोग जब सुप्रीम कोर्ट का प्रोविजन पढ़ते हैं तो हाई कोर्ट के प्रोविजन से वो थोड़ा सा आपस में उसका टकराव होता है, तो फिर कंफ्यूजन क्रिएट होता है। दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा सेकेंड जजेस केस में यह फैसला दिया गया कि जो
हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाएगी, उसमें हर हाल में जो मुख्य न्यायाधीश भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेकर के ही उसकी नियुक्ति की जाएगी। लेकिन जब अदर जो जजेस हैं हाई कोर्ट के, उसकी नियुक्ति की बारी आएगी, तो उसके मामले में थर्ड जजेस केस में फैसला दिया गया कि दो वरिष्ठतम न्यायाधीश से परामर्श करके ही सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश माननीय राष्ट्रपति महोदय को उसके नाम की अनुशंसा करेंगे। तो आपको अंतर बिल्कुल पता चल गया कि अगर सुप्रीम कोर्ट में किसी न्यायाधीश की नियुक्ति करनी है तो भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है वो 4 सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश से परामर्श करके ही उसके नाम की अनुशंसा करेंगे। वहीं जब हाई कोर्ट में नियुक्ति की बारी आएगी तो वो 2 वरिष्ठ सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से परामर्श करके उसका नाम भेजेंगे हाई कोर्ट में जज नियुक्ति करने के लिए। अब ट्रांसफर के मामले में भी कई बार न्यायपालिका को ऐसा लगा कि अपनी स्वतंत्रता सुरक्षित रखने के लिए एक कानून, एक नियम बना देना चाहिए। तो इसी सिलसिले में थर्ड जजेज केस में ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यह फैसला दिया गया कि यदि किसी जज को एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर करते हैं तो वैसे मामले में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का परामर्श बाध्यकारी होगा, लेकिन वो परामर्श तभी देंगे जब वो 4 वरिष्ठ न्यायाधीशों से परामर्श करेंगे और साथ ही साथ दोनों हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से भी परामर्श करेंगे। जिस हाई कोर्ट में कार्यरत हैं वो न्यायाधीश और जिस हाई कोर्ट में भेजा जाना है उस न्यायाधीश को, उनसे परामर्श लेकर के ही वो राष्ट्रपति की अनुशंसा करेंगे ट्रांसफर का। तो क्लियर है कि नियुक्ति के मामले में 4 सदस्यीय एक कमिटी से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया परामर्श करेंगे तभी नाम भेजेंगे सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए, जबकि हाई कोर्ट के मामले में 2 सदस्यीय वरिष्ठ न्यायाधीशों से परामर्श करके भेजेंगे और ट्रांसफर के मामले में 6 सदस्यीय जो एक कमिटी के अनुशंसा पर उनसे परामर्श करके उसका ट्रांसफर करेंगे। तो ये तो पूरा एक सिस्टम तैयार किया गया, इसी को कॉलेजियम सिस्टम का नाम दिया गया। इसमें किसी भी तरह से कार्यपालिका या राष्ट्रपति या संसद या प्राइम मिनिस्टर का हस्तक्षेप नहीं है। अब चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनके बारे में कुछ और तथ्य भी देख लेते हैं जो कि इससे जुड़ा हुआ है और महत्वपूर्ण है। इनका कार्यकाल कितना होता है? जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हों या मुख्य न्यायाधीश हों उनका कार्यकाल 65 साल होता है। वहीं दूसरी ओर हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश हों उनका कार्यकाल 62 ईयर्स होता है। अगर इनके एलिजिबिलिटी की बात करें तो इनके एलिजिबिलिटी में आता है चाहे हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट, दोनों ही जगह जजेस में नियुक्ति के लिए सबसे पहला क्राइटेरिया है कि वह भारत का नागरिक हो और दूसरा क्राइटेरिया है सुप्रीम कोर्ट का जज होने के लिए कि वह 5 साल हाई कोर्ट में जज हो और तीसरा क्राइटेरिया है सुप्रीम कोर्ट में कि वह लॉयर हो 10 साल तक, चाहे तो वह जज हो 5 साल तक हाई कोर्ट में या लॉयर हो तो 10 साल तक वो हाई कोर्ट में या अदर कोर्ट्स में वो लॉयर हो। और तीसरा क्राइटेरिया है चाहे तो ये क्राइटेरिया फुलफिल कर ले या फिर ये क्राइटेरिया फुलफिल कर ले, चाहे तो वो जज हो 5 साल के लिए हाई कोर्ट में या फिर लॉयर हो 10 साल के लिए हाई कोर्ट में या फिर वह एक प्रख्यात न्यायविद हो, लीगलिस्ट हो। तीनों में से कोई भी एक क्राइटेरिया अगर फुलफिल करते हैं तभी वो भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य माना जाएगा। अगर हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट के लिए भी ये क्राइटेरिया लगभग सेम है, लेकिन थोड़ा सा इसमें अंतर है। पहला क्राइटेरिया तो सेम है कि वो भारतीय होना चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया ये है कि वो अगर लॉयर है 10 साल के लिए किसी कोर्ट में तो वो हाई कोर्ट का न्यायाधीश बन सकता है, हाई कोर्ट का न्यायाधीश बन सकता है। अब इसमें अंतर यह है कि सर्वोच्च न्यायालय में लीगलिस्ट को भी मुख्य न्यायाधीश बनाया जा सकता है, लेकिन हाई कोर्ट में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। मतलब कि कोई प्रख्यात न्यायविद को हाई कोर्ट का न्यायाधीश नहीं बनाया जा सकता है। तो ये दोनों क्राइटेरिया रहना चाहिए कि भारतीय हो और लॉयर के रूप में 10 साल प्रैक्टिस किया हो। तो दोस्तों हमने इस वीडियोज में आप लोगों को बताया
कि कॉलेजियम सिस्टम क्या है, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस किस तरह से होता है, ये क्यों सुर्खियों में है और संविधान में क्या प्रोविजंस हैं और कॉलेजियम सिस्टम कब लागू हुआ, उसके तहत क्या प्रोविजंस हैं, मैंने डिटेल में बताया। आपसे इस पर जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं उसको भी मैं एक बार हाईलाइट कर देना चाहता हूं। जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो ये कि बी आर हमारे जो वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश हैं भारत के वो कौन हैं, तो इसका आंसर होगा बी आर गवई। दूसरा ये पूछा जा सकता है कि हमारे देश में पहला जो एससी समुदाय का जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहा है वो कौन है, तो इसका आंसर है केजी बालाकृष्णन। तीसरा क्वेश्चन इस पे ये पूछा जा सकता है कि जो वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो पहले किस कोर्ट में जज थे, इसका उत्तर है बॉम्बे कोर्ट। दूसरा आपसे एक अन्य सवाल ये पूछा जा सकता है कि कॉलेजियम सिस्टम देश में कब लागू हुआ, ये ईयर पूछा जा सकता है 1993, आपको याद रखना है। तीसरा आपसे ये पूछा जा सकता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कितने सदस्यों के सहमति से परामर्श लेकर के सुप्रीम कोर्ट में और कितने सदस्यों से परामर्श लेकर के हाई कोर्ट में जजेस की नियुक्ति का परामर्श राष्ट्रपति को प्रदान करता है। और एक ही चीज और आपसे पूछा जा सकता है कि इनका कार्यकाल कितना रहता है, आपको याद रखना है 65 साल और हाई कोर्ट में 62 साल। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को काफी फायदा हो रहा होगा करंट अफेयर्स के संबंध में। मैं फिर अगले वीडियो में मिलूंगा कुछ अन्य बर्निंग टॉपिक्स के साथ। तो थैंक यू।